एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में उस पर भी फोकस कर लिया जाए वो है वेदांता। वेदांता में बहुत कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। डीमर्जर के ऐलान हुए हैं। आशीष बता रहे हैं पूरी की पूरी रिपोर्ट क्या है इस डीमर्जर की खास बातें। सर बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिन निवेशकों के पास वेदांता का एक स्टॉक है, इन्हें अगली 5 कंपनियों के एक एक स्टॉक और मिलेंगे। कौन सी कंपनीज है, सबसे पहले नाम बता देता हूं। वेदांता एल्यूमिनियम है, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस, वेदांता बेस मेटल्स, वेदांता लिमिटेड। सब जानते हैं कि डाइवर्सिफाइड कारोबार है। बड़ा सवाल निवेशकों के मन में यही है कि वेदांता लिमिटेड के अंदर क्या बचेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि हिंदुस्तान जिंक का 64.92% जो स्टेक है वो वेदांता लिमिटेड में रहेगा। लेकिन साथ में जो न्यू एज बिजनेसेस है, मिसाल के तौर पर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये वेदांता लिमिटेड के अंडर रहेगी। और निकेल और कोबाल्ट यहाँ पर जो इन्होंने जो नए अधिग्रहण किए थे 2 माइंस के, इसके कारोबार भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा, 12 से 15 महीने का समय लगेगा ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को पूरा होने में। और इस कारोबार को अगर आप समझ भी लें तो एनालिस्ट की जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, सब में बताया जा रहा है कि वेदांता का जो एल्यूमिनियम और ऑयल एंड गैस बिजनेस है, ये काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम में टोटल फिलहाल अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू में देखें तो 36% हिस्सेदारी जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो एल्यूमिनियम बिजनेस कर रहा है। और ये टॉप लाइन के लिहाज से भी अच्छा है। और अगर आप कामकाजी तौर पर भी देखें तो मार्जिन के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी बढ़िया ही है। 16% का अभी फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कामकाजी मुनाफे में योगदान है। सिमिलरली अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस कारोबार है, यहाँ पर टॉप लाइन में योगदान तो केवल 10% का है। लेकिन एबिटा में फिलहाल अगर आप देखें तो कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस बिजनेस करता है 22% के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ। और वेदांता लिमिटेड जहाँ पर लगभग सारी जो रेवेन्यू हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से आती है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 24% आय में योगदान रहेगा और 50% के आसपास का एबिटा कंट्रीब्यूशन फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि ये एक नए आयाम खोल देगा प्रमोटर्स के लिए, कि आगे जाके हो सकता है कि वो अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर सकें, अपने कुछ स्टेक्स को फर्दर इन 6 कंपनियों में बेच सकते हैं, जिसके चलते जो कर्ज की चिंता है वो कम हो सकती है। लेकिन सीधे तौर पर जो प्लेज शेयर्स हैं या फिर डेट है रिडक्शन है, यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर भी देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कोई बड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात को जरूर हाईलाइट करके कहा गया कि वैल्यू अनलॉकिंग बेहतरीन तौर पर यहाँ पर निवेशकों को देखने को मिलेगी। मिली जुली रिपोर्ट्स है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो CLSA जो है उन्होंने रेटिंग को डबल अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन टारगेट प्राइस कट भी किया, 255 से घटाकर 230 किया। लेकिन इसके पीछे एक और तर्क दे रहे हैं कि पूरी मेटल की रैली में अगर आप देखें या फिर बाजार के जो जितना भी तेजी आई है, इसमें स्टॉक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके चलते डबल अपग्रेड कर दिया है। वहीं सिटी लंबे समय से बेरिश है स्टॉक के ऊपर, अभी भी बिकवाली की राय दी है, 225 का टारगेट दिया है। लेकिन नोवामा मान रहे हैं कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस हुई है शेयर होल्डर्स के लिए फेवरेबल है। खासतौर पर अगर आप देखें तो ये भी एल्यूमिनियम के बिजनेस को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर 249 का टारगेट दिया है। और ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा पसंद आई है फिलिप कैपिटल को पूरी रीस्ट्रक्चरिंग, जिन्होंने अपग्रेड भी किया, खरीदारी की राय भी दी है और 290 रुपये का टारगेट भी दिया है।